हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के ऊपर हम लोग बात करते हैं। बहुत लोग का रिक्वेस्ट आया था, बहुत लोग का पर्सनल मैसेज आया था कि आप जो बांग्लादेश में घटनाएं घटित हुई आप जानते हैं, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप बखूबी जानते हैं, कैसे कैसे वहाँ घटनाएं घटी। उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारा यहाँ पर्पज ये नहीं है कि शेख हसीना किस डेट में वहाँ से इंडिया आई, ठीक है, कब वहाँ नोबल पीस लॉरिएट मोहम्मद यूनुस शपथ ग्रहण किए। नी जर्क रिएक्शन का एनालिसिस करना हमारा पर्पज नहीं है कि उस इशू पर नी जर्क रिएक्शन, इमीडिएट क्या रिएक्शन हो गया, उस पर हम बात करें। इस वीडियो को बनाने के पीछे, इस वीडियो में बात करने के पीछे कारण ये है कि हम ये समझें कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति बनी वो क्यों बनी, उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसके व्यापक कंटेक्स्ट क्या है। नी जर्क रिएक्शन वाला इशू नहीं कि वहाँ पे रिजर्वेशन के विरोध में प्रदर्शन होना शुरू हुआ और उसी वजह से एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का सेक्शन मोबिलाइज हो गया, खास करके जो कॉमन स्टूडेंट था और बाकी जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज या संगठनों के लोग थे, उन्होंने मोबिलाइजेशन किया। महज इसी से आप नहीं समझ सकते बांग्लादेश के क्राइसिस को, या बांग्लादेश में जो भी घटनाएं घटित हुई उसको हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। और उसको समझने से पहले हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे उन घटनाओं के ऊपर जो वैश्विक स्तर पर घट रही हैं। उसको भी समझना जरूरी है, लेकिन उस पर आने से पहले बांग्लादेश का इतिहास भी आपको समझना होगा कि किस तरह भारत को जब आज़ादी मिली तो उस आज़ादी के समय जो पाकिस्तान बना, उस पाकिस्तान का एक हिस्सा जो आपका वेस्ट बंगाल है, उससे आप पूर्व में देखें तो बांग्लादेश वो भी एक हिस्सा था, और एक हिस्सा वेस्टर्न पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। 1971 में वहाँ की मुक्ति वाहिनी ने और भारतीय सेना, भारत सरकार के सहयोग से वहाँ पर बांग्लादेश के नए बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश, बांग्ला उसकी भाषा है। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के नेता थे, उस आंदोलन के नेता थे। वो प्रधानमंत्री वहाँ बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी भी वहाँ जो ISI के लोग थे, बाकी पाकिस्तान के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने। आप जानते हैं कि बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान की जो आर्मी है, भारतीय आर्मी से परास्त होती है, और इस तरह से मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के सहयोग से नए राष्ट्र का जन्म होता है, जिसका नाम अब बांग्लादेश जानते हैं। 1975 की घटना भी आपको याद होगी, जब अभी की जो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की रही, जिन्हें वहाँ से भागना पड़ा, वहाँ से देश छोड़कर आना पड़ा, इंडिया में शरण लेना पड़ा, भी रिसेंटली जो घटनाएं हुई, तो 75 में शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को, उनके साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान जो थे वहाँ के राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं, उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को हम मार दिया गया। और मारने वाले कौन लोग थे? मिलिट्री थी, मिलिट्री कुप हुआ था। लेकिन बाद के दिनों में फिर शेख हसीना वापस आती हैं। वहाँ की एक और बहुत बड़ी पार्टी है जिसको हम लोग BNP कहते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनकी नेता है खालिदा जिया। और ये बात भी सारे एक्सपर्ट मानते हैं, हम भी मानते हैं कि वहाँ पिछले दिनों में बहुत बड़ा विकास का कार्य हुआ। बहुत सारे पैमानों पर एक छोटा देश बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेड हो।
कपड़ों का उत्पादन हो, साइंस टेक्नोलॉजी का उत्पादन हो, पोर्ट का डेवलपमेंट हो, इंडिया से एक बेहतरीन उसका रिश्ता रहा है। ठीक है, बॉर्डर का हमारा डिस्प्यूट है, एक पड़ोसी देश है तो उसके साथ हमारा बॉर्डर की एक समस्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एक समस्या है, वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट की एक समस्या है। लेकिन उन बातों को छोड़ दिया जाए तो हमारा हिस्टोरिकल उनके साथ टाइज रहा है। तो इन सब के बावजूद जो वहाँ मुक्ति वाहिनी थी, वहाँ के लोग थे, जो सैनिक थे, वो लड़े थे, उनको वहाँ के बांग्लादेशी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट में, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें कुछ रिजर्वेशन दिया था। उनकी डिमांड थे, उस डिमांड पर वहाँ रिजर्वेशन दिया गया था। बाद में इस रिजर्वेशन को बढ़ाए जाने का डिमांड उठा, बढ़ाया भी गया, लेकिन इसमें कोर्ट की जो भूमिका थी, उस भूमिका को भी आपको रेखांकित करना होगा। बाद में जो उस समय आंदोलन हुए, 2009-10 के समय जो लोगों का डिमांड था, तो फिर उस रिजर्वेशन को घटा दिया गया था। पहले 5% रिजर्वेशन था, उसको बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल प्रेशर, स्टूडेंट्स के डिमांड में उसको फिर घटाया गया था। लेकिन वहां के कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको फिर से बढ़ा दिया। तो एक ये तत्कालिक प्रभाव जरूर है कि रिजर्वेशन को घटाने की वो मांग कर रहे थे। कुछ इसमें यह भी बात कही जा सकती है कि जो इस समय की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनका जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, वो भी एक कारण आप मान सकते हैं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जो स्टूडेंट्स को बोले कि ये रजाकार हैं, ये रजाकार वही लोग थे जो बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध कर रहे थे। पाकिस्तान के आर्मी के जमींदार वर्ग के जो लोग थे रजाकार, वो बांग्लादेश के मुक्ति का विरोध कर रहे थे, बांग्लादेश के एज ए राष्ट्र इमर्ज होने का विरोध कर रहे थे। अवामी लीग के नेताओं को मारने का काम किया उन लोगों ने। उनको इन लोग शेख हसीना ने रजाकार बोला था। वो एक इमीडिएट कॉज हो सकता है, क्योंकि जब इन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम सारे स्टूडेंट्स जो डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को मांगने के लिए तैयार हैं, तो लास्ट में जो भी वहाँ पे लोग इस मुहिम में शामिल थे, इस आंदोलनों में शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि आप गद्दी छोड़िए। शायद गद्दी छोड़ने के बाद किसी दूसरे को अगर नॉमिनेट कर करके वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती। इनकी गलतियां भी रही हैं, उस गलतियों से बच नहीं सकती। एक बार शासन में कोई आता है, लगातार 15 साल रहता है, तो अब लगता है कि उसके अलावे तो कोई यहाँ नेता ही नहीं बचा। ये घमंड हो जाता है शासकों को, वो किसी का बात नहीं सुनना चाहता है। उसको लगता है कि सत्ता की मशीनरी, सैनिक, सब जो चीजें हमारे हाथ में, उनसे सभी चीजों को सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन ये वो भूल जाता है कि जनता के बदौलत उस सत्ता में है, और जब जनता उस रोड पर उतर जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता। इस खतरे को टाला जा सकता था। एक एशियाई देश जो विकास के पथ पर अग्रसर था, उसे बचाया जा सकता था। लोग प्रयास कर रहे हैं बचाने का, लेकिन जो मिसकैलकुलेशन होता है, जो इको चेंबर में बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं, वो डिसीजन ग्राउंड रियलिटी पर आधारित हों, वो जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं, कॉलमनिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके करीब जो प्राइम मिनिस्टर थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके करीब ऐसे लोगों का जमवाड़ा हो गया था जो ग्राउंड रियलिटी नहीं, जो चापलूसी करके अपना काम चला रहा था। अब ग्राउंड रियलिटी समझ नहीं पा रहे थे। ये कुछ वैसी चीजें हैं, ऐसे कारण हैं, निश्चित तौर पर छोटे मोटे कारण हैं, लेकिन ये सतही कारण है। ये सतही कारण है।
निश्चित तौर पर वहाँ का इतिहास इस रूप में रहा है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन उस जो बांग्लादेश ने पिछले 20 सालों में 15 सालों में विकास किया उसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। बड़े बड़े कंट्री के पैरामीटर जो हैं उससे नीचे है, बांग्लादेश से नीचे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता डायरेक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि इमीडिएट कारण निश्चित तौर पर रहे, शेख हसीना गवर्नमेंट का फेल्योर जरूर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे पक्ष को भूल जाएं। आप ये नहीं भूल सकते कि जमाते इस्लामी जैसा संगठन वहां पे काम करता है। आप ये नहीं भूल सकते कि बीएनपी जैसी नेशनलिस्ट पार्टी वहां काम करती है। उनका एक बहुत बड़ा, निश्चित तौर पर बीएनपी बिखरी हुई थी खालिदा जिया के होम अरेस्ट होने के बाद, लेकिन वो आज भी एक फोर्स है। जमाते इस्लामी एक कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और वो लोगों को रेडिकलाइज करता है। और निश्चित तौर पर यह हर कोई जानता है, इंडिया में भी सत्ता में परिवर्तन इसी तरह से होता है, डेमोक्रेटिक तरीके से, कि जब लोगों के मुद्दे होंगे तो विपक्ष तो उस पर हमलावर होगा ना। अगर आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा? और निश्चित तौर पर जो ये बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें आईएसआई का हाथ था, उसमें रॉब, उसमें सीआईए का हाथ था, ये था वो था। निश्चित तौर पर हो सकता है। जो देश आपका विरोधी है, जो आपके नेतृत्व का विरोधी है, निश्चित तौर पर ये हर कंट्री में होता है, हर देश करता है। अगर दूसरा देश विकसित हो रहा है, चाहे मान लीजिए वो विकास के पथ पर है, तो उसको डीस्टेबलाइज जो करता है, इसमें दो राय नहीं है। क्या इंडिया में प्रयास नहीं करते हैं लोग, बाहर के लोग, कि आईएसआई या सीआईए के द्वारा हम डीस्टेबलाइज करें? तो क्या हम हो जा रहे हैं? ये यहाँ भी कहा जाता है कि बाहरी तत्व इसमें शामिल थे, इसलिए यहाँ इस तरह से हो रहा है, उस तरह से हो रहा है। लेकिन ये सब वैसे कारण हैं छोटे मोटे, जिससे इतना बड़ा आंदोलन नहीं छिड़ सकता, जहां तक हमारा मानना है। आप बड़े संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करिए। आप जानते हैं वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि हम आज किस जमाने में रह रहे हैं। हम मार्केट इकोनॉमी के जमाने में रह रहे हैं। हर कंट्री ये कोशिश कर रही है कि उसका मार्केट एक्सपेंड हो। हर कंट्री कोशिश कर रही है कि उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़े, उसका ग्रोथ बढ़े, डेवलपमेंट बढ़े, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, व्यापार बढ़े। लेकिन ये चीज हम लोग भूल रहे हैं कि इस पूरी व्यवस्था में अगर एक हम डोमिनेंट मॉडल की बात करें, आर्थिक विकास के मॉडल की बात करें, तो वो आर्थिक विकास का जो मॉडल है, वो मॉडल बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी है, बड़ा ही इनइक्वालिटी क्रिएट करने वाला है। ऊंच नीच की जो व्यवस्था है आय के आधार पर, उसे बढ़ाने वाला है, उस अंतर को बढ़ाने वाला है, इनइक्वालिटी को बढ़ाने वाला है। फिर से आपके सामने ये बात हम रखना चाहेंगे कि 2024 का जो ऑक्सफैम रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट बताता है कि दुनिया में 4 या 5 बिलियनियर जो हैं, जो अब ट्रिलियनियर भी बनने के रास्ते पर हैं, उनके पास लगभग 50 से 60% धन जो है वो संकेंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सीमित होता जा रहा है, जॉब की संख्या घट रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये जो आर्थिक विश्लेषण है, आर्थिक इकोनॉमिक एंगल है इस पूरे बांग्लादेशी इशू का, वो बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने रखा जा रहा है। बाकी सारे मुद्दे बताए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो भी मुद्दे हैं,
लेकिन जो मूल मुद्दा है उस मुद्दे को नहीं बताया जा रहा कि क्यों आखिर बांग्लादेश में 2024 में, जो कि ये तो मुद्दा तो बहुत शुरू से है, ये 2024 ही वैसा पीक समय क्यों आया जब वहां पे इस तरह का मोमेंट, एक बहुत बड़ा मोमेंट का रूप लिया। ये केवल महज एक राजनीतिक घटना नहीं है। आप इस विकास मॉडल का, जो पूंजीवादी व्यवस्था का विकास मॉडल है मार्केट ओरिएंटेड, इसमें एक सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन, सबसे बड़ी परेशानी सफिशिएंट जॉब नहीं क्रिएट कर पाने की है। अगर यूथ के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो भाई जब सफिशिएंट जॉब ही नहीं होगा, रिस्पेक्टेबल डिग्निफाइड जॉब नहीं होगा, तो एक बड़े पॉपुलेशन को जो पढ़ लिख रहा है, यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, कॉलेज से निकल रहा है, उसको कहाँ अकोमोडेट करिएगा। मान लीजिए किसी देश में अगर 4 लाख पर ईयर जॉब क्रिएट हो रहा है और 10 लाख वहाँ ग्रेजुएट्स और मास्टर्स या मान लीजिए कि लिटरेट लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, तो बाकी कहाँ एडजस्ट होंगे? बाकी को आप कहाँ एडजस्ट करेंगे? और अगर आप पब्लिक सेक्टर में, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बड़े पैमाने पर जॉब का क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं और पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन आप बढ़ा देते हैं, तो फिर इतने पढ़े लिखे लोग एडजस्ट कैसे आप करेंगे? या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ाइए, पब्लिक सेक्टर में जॉब क्रिएट करिए, सफिशिएंट जॉब। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी जॉब आप क्रिएट कर दीजिए, 2-4 जॉब आप क्रिएट कर दीजिए। सफिशिएंट जॉब जब तक आप नहीं क्रिएट करते हैं, और ये डिमांड सप्लाई का जो लेबर मार्केट होता है, लेबर मार्केट में जो जॉब का डिमांड है, जो वर्क फोर्स करता है सरकार से कि भाई प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में इतना जॉब आप क्रिएट करो, और जब जॉब आप क्रिएट करते हैं जो कि सप्लाई साइड हुआ, और जो लोग डिमांड कर रहे हैं जॉब का, उसको एडिक्वेटली जॉब मिले, डिग्निफाइड जॉब मिले, और जब इसमें मिसमैच बढ़ता जाता है तब एक ऐसा झुंड तैयार होता है जिसके पास जॉब पाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इस क्राइसिस को समझिए, क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइसिस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी को आपको समझना होगा। और जब वो प्राइवेट सेक्टर में फाइट नहीं कर पाते, वो 4-5 और 10 लोगों के पास अगर इकोनॉमी का पूरा कंट्रोल रहता है, बैंकर्स के पास अगर कंट्रोल रहता है, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगा नहीं उनको। तब वो देखते हैं पब्लिक सेक्टर की तरफ, और जब पब्लिक सेक्टर की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें कितना रिजर्वेशन है। तो यहां पे एक सवाल ये भी उठता है कि रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन क्या है, कैसे रेशनलाइज, उसको कैसे प्रोपोर्शनली आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें ब्लेम ये था कि जो रिजर्वेशन स्वतंत्रता सेनानियों के जो संतानें थीं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो जॉब देना है, वो जॉब कितनी मात्रा तक दी जानी चाहिए, क्या उसका परसेंटेज होगा, एडिक्वेट परसेंटेज क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि अगर मान लीजिए उस समय स्वतंत्रता सेनानी का कोई परिवार अगर 5%, 10% फाइट किया, तो क्या उसको 30% रिजर्वेशन दे देंगे? एक समूह है जिसकी संख्या मात्र 5% है और उसको हम क्या 50% रिजर्वेशन दे देंगे? तो एक लिमिट तो फिक्स करना होगा ना कि आपकी कितनी संख्या है। एक मैकेनिज्म तो फिक्स करना होगा ना कि स्वतंत्रता सेनानियों के कितने जनरेशन तक आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, 2, 3, 4, 5। और उसमें सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी की कि क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों में किसी पॉलिटिकल पार्टी के केवल कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये आरोप लगा है कि इसमें कोशिश ये थी कि इन सब में अवामी लीग के जो पूर्व के नेता रहे, उनके
संतानें रही हैं, उनके जो बच्चे बच्चियां रही हैं, उनको घुसाए जाने का प्रयास था। एक तरह से ये पॉलिटिकल प्रिजुडिसेस का भी मामला बनता है, और जो इनका विरोध करे उनको सीधे आप बाइनरी में क्रिएट कर दीजिए कि ये रजाकार हैं, ये देश विरोधी हैं, ये पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ये मिलिट्री के सपोर्टर हैं। आप जो लार्जर इशू था कि भाई आपके इकोनॉमी में एडिक्वेट जॉब क्रिएट ही नहीं हो रहा है ना, आप जॉबलेस ग्रोथ कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन अनइक्वल डेवलपमेंट हो रहा है, इनइक्वल डेवलपमेंट हो रहा है, सफिशिएंट जॉब नहीं है इकोनॉमी के अंदर। और जब सफिशिएंट जॉब नहीं होगा तो सब कोई चाहेगा कि पब्लिक सेक्टर में हमको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। एक रिस्पेक्टेबल, एक रिकॉग्नाइज्ड जो सेक्टर होता है पब्लिक सेक्टर, बहुत सारे सोशल सिक्योरिटीज होते हैं उसमें, इस वजह से सब कोई चाहता है कि हम उसी में जाएं। तो क्या शेख हसीना गवर्नमेंट ने इस चीज को एड्रेस किया? क्या केवल शेख हसीना गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, या पूरे विश्व में जो भी इकोनॉमी आप उठा के देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है। और अगर सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है तो लोग कहाँ एडजस्ट होंगे? और उसके बाद भी अगर वो डिमांड करते हैं अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को का, तो उनको आप कहें कि आप तो रजाकार हैं, आप तो देशद्रोही हैं, आप तो मिलिट्री के सपोर्टर हैं। इस इकोनॉमिक इश्यू को एड्रेस करने में शेख हसीना की गवर्नमेंट फेल रही। और आज साफ साफ दिख रहा है वो इंडिया में भी बहुत बड़ा क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट का। सरकारी जितनी भी सेक्टर हैं सारा कैजुअलाइजेशन हो रहा है, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कहाँ एडजस्ट होंगे लोग, इतने लोग जो हर साल लेबर मार्केट में इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कहाँ एडजस्ट होंगे अगर जॉब नहीं होगा? तो आपको लार्जर इशू को एड्रेस करना होगा, इकोनॉमिक एनालिसिस करना होगा। केवल पॉलिटिकल एनालिसिस मत करिए कि आर्मी ने शेख हसीना का साथ नहीं दिया। केवल आर्मी वजह नहीं है। जो इकोनॉमिक मॉडल हम लेके चल रहे हैं उस इकोनॉमिक मॉडल को भी आपको समझना होगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश को समझना होगा कि कैसे इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जा रहे थे। क्या वैसे डिसीजंस लिए जा रहे थे जो उनके रोजगार के इशू को एड्रेस करें? और आप बताएं, आप सोचें कि अगर इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे वो? रोड पे तो जाएंगे ना, प्रोटेस्ट करेंगे ना। और प्रोटेस्ट जब वो कर रहे हैं तो उनको आप देशद्रोही बता दें, एंटी नेशनल बता दें, रजाकार बता दें, पाकिस्तानी बता दें, आईएसआई के सपोर्टर बता दें। तो ये बात समझनी होगी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों, किस रूप में रिस्पॉन्सिबल है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। केवल ये ब्लेम कर देने से कि अमेरिका शामिल था, हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि वो नहीं शामिल हो सकता, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सीआईए नहीं शामिल होगा, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आईएसआई शामिल नहीं होगा। लेकिन क्या ये कह देने से जो ब्रॉडर इकोनॉमिक इश्यूज हैं बांग्लादेश के अंदर वो सॉल्व हो जाता है क्या? उसको कोई एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, एनालिसिस करने का कोशिश नहीं कर रहा है। आपको सवाल पूछना होगा ना कि बांग्लादेश में जो 15 साल में डेवलपमेंट हुआ वो किसके हित में हुआ? केवल मुट्ठी भर लोगों के हित में अगर उसका विकास हुआ तो ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे बांग्लादेशियों के लिए विकास हुआ। ये तो समझना पड़ेगा ना कि किनको इसका बेनिफिट मिला। आखिर लार्जर पॉपुलेशन, जो कॉमन पॉपुलेशन है, उसको फायदा क्यों नहीं मिला, क्यों उस सड़क पर है? निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि उस गुस्से का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों ने किया। निश्चित तौर पर अगर विपक्षी पार्टियां वहां हैं, पॉलिटिकली सक्रिय हैं, तो वो इस पर बात करेंगी।
और अगर स्टूडेंट गुस्से में है तो उस गुस्से को आधार बना करके वो सत्ता में वापसी चाहेंगे, सत्ता में परिवर्तन चाहेंगे। बीएनपी और जमाते इस्लामी ने ये किया होगा, इस बात से कोई इनकार ही नहीं हो सकता। और आज जो हो रहा है, जो वहाँ के माइनॉरिटी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, बौद्ध हों, जैन हों, उनके साथ जो हो रहा है ये भी गलत हो रहा है। किसी भी कीमत पर किसी कम्युनिटी, मेजोरिटी कम्युनिटी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अगर वहाँ कोई माइनॉरिटी है तो उसके जमीन, धन, मंदिर, मठ, स्तूप को नष्ट किया जाए। इसकी निंदा होनी चाहिए। वहां सत्ता बदलनी थी, सत्ता बदल गई, लेकिन सत्ता बदलने के बाद वहां पे जिस तरह से हिंसा की खबर आ रही है, ये डिस्टर्ब करने वाली है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे जो वहाँ के माइनॉरिटीज़, हिंदू माइनॉरिटीज़, जैन माइनॉरिटीज़ या बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं काम कर रहे होंगे, लेकिन जिस रूप में वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के द्वारा, जिस रूप में वहाँ उनके धन और संपत्ति को लूटा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, संपत्ति जलाए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये बांग्लादेश को पिछले 50 साल पीछे लेके चला जाएगा। जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो जमाते इस्लामी के लोग कर रहे हों, चाहे बीएनपी के सपोर्टर्स कर रहे हों, वो सरासर गलत कर रहे हैं, वो सरासर गलत कर रहे हैं। हम किसी भी अल्पसंख्यक के किसी भी कंट्री में उस पर अत्याचार करने के पक्षधर नहीं हैं। वहाँ पे हिंदू हों, बौद्ध हों, कोई भी हो, उनकी सुरक्षा निश्चित करनी होगी, क्योंकि वो आग फिर धीरे धीरे और बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस बात की सुरक्षा करनी होगी कि उनका संपत्ति, उनके बच्चे, उनके लोग जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं वहाँ, उनकी सुरक्षा दी जाए। आपको लार्जर इशू को एड्रेस करना होगा। ये नी जर्क रिएक्शन से नहीं होगा कि किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट करें और आपकी समस्या का हल हो जाएगा। ना तो वो इंडिया में होगा, ना तो बांग्लादेश में होगा, ना तो अमेरिका में होगा, ना ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन में वही चल रहा। आप जो लार्जर इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसको आप एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका गुस्सा आप किसी कमजोर और माइनॉरिटी पे निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में जो शेख हसीना की गलतियां हैं उस पर आप बात करिए, उस पर आप डिबेट करिए, उस पर डिस्कशन करिए, सब करिए, उस पर पॉलिटिकल मूवमेंट करिए, लेकिन उसके लिए एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कैसे जिम्मेवार हो सकता है? अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी का वहाँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश के इकोनॉमी को डेवलप करने में, एक सेकुलर सोसाइटी को क्रिएट करने में। आप उस कंट्रीब्यूशन को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उनको टारगेट कर रहे हैं। ऐसे विकसित कोई देश नहीं बनता। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिए कि जो संगठन इन कारनामों को प्रमोट कर रहे हैं वो एक तरह से अपने देश को कितने सालों तक पीछे ले जा रहे हैं। वो जो बड़ा इशू है, जो इकोनॉमिक इशू है, उसको एड्रेस ना करके वो दूसरे तरफ ध्यान भड़काने की कोशिश है। क्या वहां के माइनॉरिटी जिम्मेवार हैं कि बांग्लादेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा, कि वहां का राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार है, वहां की पॉलिसी मेकिंग जिम्मेवार है? कौन सी पॉलिसी बनाई जा रही है, किस पॉलिसी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट सफिशिएंट रूप में क्यों नहीं जनरेट हो पा रहा है? क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस अभी भी बनी हुई है? ये बात समझना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करके आप एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं सॉल्व कर सकते, इंडस्ट्री का इशू नहीं सॉल्व कर सकते, सर्विस सेक्टर का इशू नहीं सॉल्व कर सकते। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश को बनाने में। और जो भी ये लोग कर रहे हैं बदले के रूप में किसी कम्युनिटी को टारगेट करके, वो सरासर गलत है और वो बांग्लादेश को और पीछे ले जाने वाला है। ये चिंता का विषय है। लेकिन हमारा ये कहना है
कि कंस्पिरेसी थ्योरी जो होती हैं वो ध्यान भटकाने वाली होती हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी जो मेन सामाजिक आर्थिक कारण है उससे वो भटका देती है। आप लार्जर पिक्चर नहीं देख पाते कि लार्जर पिक्चर क्या है, रीजन क्या है इस पूरे रिवोल्ट का, इस पूरे पूरे प्रोटेस्ट का, डेमोन्स्ट्रेशंस का। वाई पीपुल आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट। और आने वाले समय में जो इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर बने हैं नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस साहब, अगर वो इस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो इस बात की गारंटी है क्या कि बांग्लादेश में फिर ऐसा कभी नहीं होगा। और नए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो। जिनको टारगेट किया जा रहा है वो टारगेट करना वहां रुके। अगर नहीं रुकेगा तो बांग्लादेश का जो एक विकसित या विकास करने की जो अभी ट्रेंड्स देखे गए पिछले दिनों में, पिछले सालों में, उसको पूरा करना मुश्किल होता जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये रिक्वेस्ट था कि ये नी जर्क रिएक्शन वाली जो टेंडेंसी है किसी भी घटना को एनालिसिस करने का, उससे बाहर निकल के थोड़ा ब्रॉडर कंटेक्स्ट में इसको समझिए। पूरे इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें मार्केट इकोनॉमी डोमिनेट करता है और जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है, कुछ हाथों में होता है, कुछ ही लोगों को फायदा होता है। सफिशिएंट अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। क्वालिटी ऑफ जॉब्स बहुत खराब होते जा रहा है। और जॉब अगर सीमित होता जाएगा और संख्या डिमांड करने वालों की ज्यादा होगी तो लोग करेंगे क्या। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी देश में या सोसाइटी में सब लोग एम्प्लॉयड हों तो वहां पे इस तरह के डिस्टर्बेंस नहीं होते। लेकिन अगर लोग पढ़ लिख के कैंपस से निकल रहे हैं और उनको खाने पीने के लिए जॉब की जरूरत है, जॉब अवेलेबल ही नहीं है, तो करे क्या। महंगाई उसी रूप में बढ़ रही है, चीजों के भाव उसी रूप में बढ़ रहे हैं। आखिर वो क्या करें, चुपचाप बैठे रहें, अपने आक्रोश को एकदम एक सामान्य नागरिक की तरह अच्छा कहलाने के लिए वो बैठे तो नहीं रहेंगे। कोई ना कोई उसका फायदा उठाएगा, कोई ना कोई उस इमोशन का इस्तेमाल करेगा। और वहां के विपक्षी पार्टियों ने भी किया, लोग गुलबंद हुए और शेख हसीना से डिमांड किए कि भाई वो रिजर्वेशन पॉलिसी आप स्क्रैप करिए, और लास्ट में तैयार भी हो गई थी, लेकिन उनको हटाने का मांग हुआ। वो इससे बेहतर डिसीजन ले सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अल्टीमेटली उनको देश छोड़ना पड़ा। अब आगे देखिए कि क्या इसमें डेवलपमेंट होता है। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि जब भी किसी चीज का एनालिसिस आप करें, किसी घटना का एनालिसिस करें, तो बहुत बड़े फ्रेमवर्क में आप उसका एनालिसिस कीजिए और देखिए कि वो क्यों घटित हो रहा है। उसका इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस, सोशल एनालिसिस, कल्चरल एनालिसिस, ये हर एंगल से आपको एनालिसिस करना होगा। तब एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट आपके सामने आएगा कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही, क्या दूसरे कंट्री में ये घटित नहीं हो सकती, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। अगर मैच्योर तरीके से आप हैंडल नहीं करें, पॉलिसी मेकिंग उस तरह से नहीं बनाएंगे कि ऐसी टेंडेंसी ना डेवलप हो, ऐसी परिस्थिति ना आए, तो ये कहीं भी परिस्थितियां डेवलप हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह का इकोनॉमिक मॉडल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी घट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जॉब की संख्या कम हो रही है, डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये इन घटनाओं को ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप किसी घटना का एनालिसिस करें, खास करके बांग्लादेश की घटनाओं का जो भी वहाँ घटित हुआ उसको एनालिसिस करें, तो इकोनॉमिक एंगल ना भूलें। इकोनॉमिक एंगल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जितना न्यूज़पेपर मीडिया एनालिसिस हम देख रहे हैं तो उसमें ऐसे लग रहा है कि सबको मतलब खाली ऊपर के सतही स्तर पर एनालिसिस करना है। शेख हसीना ने ऐसे कर दिया तो ऐसे हो गया, इसने ऐसे कह दिया तो ऐसे हो गया, आर्मी ने साथ नहीं दिया तो ऐसे हो गया। उसके तह में जाइए,
जो कि आर्थिक जो उसका एनालिसिस आप करिएगा, इकोनॉमिक एनालिसिस करिएगा, तो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर निकल करके सामने आएगा कि क्यों ये घटनाएं हो रही हैं। ये ग्लोबल फिनोमिना बनता जा रहा है और इस तरह की परिस्थिति का फायदा विपक्षी दल, या जो भी विपक्ष में बैठता है, जो भी विपक्ष के आइडियोलॉजी के लोग हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये आने वाले समय में देखना होगा कि ये आंदोलन, कुछ लोग इसको स्टूडेंट मूवमेंट कह रहे हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट की जीत है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर इससे डिसएग्री हुआ जा सकता है और होना भी चाहिए। आने वाले समय में क्या अनफोल्डिंग होता है इन घटनाओं के बेसिस पर, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो हमारा बस यही आपसे उम्मीद है कि आप इन घटनाओं को काफ़ी ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें, इकोनॉमिक एनालिसिस भी करें, जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है उसका एनालिसिस करें, पॉलिटिकल इकोनॉमी का एनालिसिस करें, और तब देखें कि बांग्लादेश की घटनाएं क्यों हुई, क्या ये कहीं और नहीं घटित हो सकती हैं, और घटेंगी तो ये कितनी भयानक है और इसे कैसे रोका जाए। ये हर कंसर्न सिटीजन्स का एक कंसर्न है, ड्यूटीज है कि इसको एनालाइज करें। तो इसी के साथ हमें अब इजाज़त दें इसको कंक्लूड करने का। नमस्कार, धन्यवाद। और आप सजेशन दें, डिस्कशन के ऊपर जो भी हम करते हैं उस पर कमेंट दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, आपको अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।